नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग VBU FY UGP सेमेस्टर 3 वालों के लिए माइनर हिस्ट्री का VBI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। तो जितने भी विद्यार्थी माइनर हिस्ट्री वाले हैं वो वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपका जो है पहले पूछा जा चुका है, वैसा क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप जरूर से जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। ये कनिष्क की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो चलिए आंसर समझेंगे कि कुषाण वंश के राजा कनिष्क प्रथम, जिनका जो है कार्यकाल माना जाता है 78 ईस्वी से लेके 144 ईस्वी तक, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महान और शक्तिशाली शासकों में से एक थे, या फिर राजा में से एक थे, शासक ही समझिए। उनके गद्दी पर बैठते ही जो है दोस्तों वो शक संवत जो कि 1878 ईस्वी से शुरुआत हुई थी, जो आज भी भारत सरकार की राष्ट्रीय कैलेंडर में रहता है, वही शुरुआत हुआ था। कनिष्क एक महान विजेता होने के साथ साथ एक अच्छे प्रशासक और कला साहित्य के संरक्षक भी थे। उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का काम किया, इसीलिए उन्हें जो है वो द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, यानी द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। किसे? कनिष्क को। चलिए इनके प्रमुख उपलब्धियों के बारे में देखेंगे। देखिए लिखा है कि कनिष्क की प्रमुख उपलब्धियां। तो कनिष्क की उपलब्धियां निम्नलिखित है साथियों। पहला हो गया कि साम्राज्य विस्तार, यानी साम्राज्य को विस्तार करना, बढ़ाना और सैन्य विजय। तो कनिष्क ने एक शक्तिशाली सेना तैयार की थी और भारत से लेकर पूरा मध्य एशिया तक अपने साम्राज्य को फैलाया। पहला देखिए, भारत में जो उन्होंने जो है विजय अभियान करके, या फिर समझ लीजिए भारत पर जो कब्जा वगैरह किया, वो पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा है दोस्तों, कनिष्क ने उत्तर से लेकर मध्य भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उनका राज्य जो था मगध, जो कि बिहार में था, सारनाथ और वाराणसी से लेकर कश्मीर तक फैला था। उन्होंने कश्मीर को भी जीता और जीतकर वहां जो है एक कनिष्कपुर नाम का नगर भी बसाने का काम किया, यानी भारत के हर एक इलाके को समझ लीजिए अपने अंदर कब्जा करने का या फिर साम्राज्य फैलाने का काम किया। फिर चीन के खिलाफ युद्ध किया था दोस्तों। कनिष्क का सबसे साहसिक कार्य जो है वो चीनी साम्राज्य से लोहा लेना, यानी उनसे जो है बदला लेना या फिर समझ लीजिए लड़ना। उन्होंने चीनी सेनापति पान चाओ को युद्ध में हराकर मध्य एशिया के 3 महत्वपूर्ण इलाके, यानी 3 महत्वपूर्ण इलाके को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। कौन कौन सा इलाका? देखिए, खोतान, यारकंद और कासगढ़, ठीक है, ये सभी को जो है कुषाण साम्राज्य में मिला लेने का काम किया था। किसे हराकर? पांचाऊ को हराकर, ठीक है। राजधानी देखेंगे तो इतना बड़ा साम्राज्य है, इसे संभालने के लिए उन्होंने जो है वो 2 राजधानियां बनाई। पहला जो था वो था पुरुषपुर, जो कि आधुनिक अभी पेशवेर में है। फिर दूसरा था मथुरा। तो 2 जगह पर इनकी राजधानी थी, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरी उपलब्धि देखेंगे, वो है कि बौद्ध धर्म का संरक्षण और वैश्विक प्रसार। सम्राट अशोक के बाद बौद्ध धर्म को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय जो है वो कनिष्क को ही जाता है, यानी सबसे पहले जाता था, यानी सबसे पहले सम्राट अशोक। उसके बाद जो है बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा फैलाने का काम अगर किसी ने किया तो कनिष्क ने किया। चौथी बौद्ध संगति, बौद्ध धर्म के आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति यानी महासभा का आयोजन कराया। इसकी अध्यक्षता कुसुमित्र ने की थी, ठीक है, यानी उस संगति के माध्यम से जो है जो भी मतभेद वगैरह उसे दूर किया जा सके, ये संगीति रखा गया था कनिष्क के द्वारा। कहाँ? कश्मीर कुंडल वन में। फिर देखिए दोस्तों, महायान संप्रदाय का उदय। इसी सभा के दौरान बौद्ध धर्म के 2 हिस्से हो गए। पहला हो गया हीनयान और दूसरा हो गया महायान, यानी 2 हिस्सों में बट गया बौद्ध धर्म। कनिष्क ने महायान शाखा को राजधर्म बनाया। इसके बाद महात्मा बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियां बनाना और पूजा करना शुरू हुआ। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रचार। कनिष्क ने बौद्ध भिक्षुओं को चीन, तिब्बत, मध्य एशिया और जापान भेजा, जिससे यह धर्म जो है एक वैश्विक धर्म बन सके, यानी प्रसार करने के लिए, ठीक है, धर्म को बढ़ाने के लिए। तो ये कनिष्क की जो है वो योगदान रहा था। चलिए तीसरा उपलब्धि देखेंगे दोस्तों। तीसरा उपलब्धि है कि आर्थिक समृद्धि और रेशम मार्ग पर नियंत्रण। कनिष्क का शासनकाल जो है वो आर्थिक रूप से भारत का सबसे संपन्न दौर माना जाता है, जिसमें सिल्क रूट पर कब्जा, चीन को यूरोप से जोड़ने वाला प्रसिद्ध व्यापारिक रास्ते को रेशम मार्ग कहा जाता है, यानी चीन और यूरोप
ठीक है। चीन को यूरोप से जोड़ने वाला जो प्रसिद्ध व्यापारिक रास्ता है उसे रेशम मार्ग कहा जाता है। कनिष्क ने इसके मुख्य रास्तों पर अपना पूरा अधिकार स्थापित कर लिया था। फिर है कि टैक्स से भारी आय होने लगा। इस मार्ग से गुजरने वाले विदेशी व्यापारियों से कनिष्क की सेना भारी टैक्स वगैरह वसूला करती थी, जिससे राज्य जो है बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। शुद्ध सोने के सिक्के, रोम के साथ व्यापार बढ़ाने से भारत में भारी मात्रा में सोना आया। इसी कारण कनिष्क ने बड़े पैमाने पर सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने का भी काम किया। अब चौथा उपलब्धि देखेंगे दोस्तों, वो है कला और मूर्ति कला का विकास में। तो कनिष्क के समय भारतीय मूर्तिकला में एक नया क्रांतिकारी बदलाव आया और दो नई शैलियों का जन्म हुआ। जो कि पहला शैली था वो गंधार कला शैली, दूसरा है मथुरा कला शैली। तो ये देखिए, इसे जो है इंडो ग्रीक कला भी कहते हैं। जो हमारा गंधार कला शैली है दोस्तों, इसे इंडो ग्रीक कला भी कहते हैं। इसमें मूर्ति बनाने की तकनीक जो है वो यूनानी का था, लेकिन विषय जो है वो भारतीय का था, यानी बुद्ध वगैरह का। और इसमें बुद्ध को सुंदर कपड़े, घुंघराले बाल वगैरह में दिखाया गया। तो ये पहला शैली हो गया। दूसरा हमारा जो है मथुरा कला, ये पूरी तरीक़ा से स्वदेशी था, यानी भारतीय था। इसमें लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बुद्ध, जैन और हिंदू देवी देवताओं की भव्य मूर्तियां बनाई गई। कनिष्क की प्रसिद्ध सिरविहीन मूर्ति भी जो है मथुरा में ही मिली है। तो ये देखिए, दो तरह का जो है शैली मतलब विकसित हुआ था। एक गंधार कला शैली और दूसरा हो गया मथुरा कला शैली। चलिए अगला उपलब्धि देखेंगे दोस्तों, वो है साहित्य और विद्वानों को आश्रय देना। तो कनिष्क का दरबार जो है तत्कालीन समय के महानतम बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों का केंद्र था, जिसमें अश्वघोष कनिष्क के राजकवि जिन्होंने प्रसिद्ध महाकाव्य बुद्धि चरित्र लिखा है वो है। फिर है चरक, प्राचीन भारत के महानतम राजवेद यानी डॉक्टर, जिन्हें जो है चिकित्सा के प्रसिद्ध किताब चरक संहिता की रचना की है। तो ये हो गया। फिर अगले हो गए कवि के रूप में नागार्जुन। इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में शून्यवाद का प्रतिपादन किया है। चलिए, तो ये सब तो कनिष्क की प्रमुख उपलब्धियां थी दोस्तों। उसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लिए, फिर वो प्रमुख उपलब्धि देख लिए, थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेंगे। तो देखिए, लिखा है कि कनिष्क प्रथम जो है वो एक महान विजेता होने के साथ साथ कला, साहित्य और बौद्ध धर्म के अद्वितीय संरक्षक थे। उन्होंने सैन्य शक्ति से साम्राज्य का विस्तार किया, सिल्क रूट से देश को समृद्ध बनाया और उनके द्वारा शुरू किया गया जो शक संवत है वो आज भी भारत की राष्ट्रीय पहचान है। वास्तव में अगर देखा जाए दोस्तों, तो उनका शासनकाल प्राचीन भारत का एक बहुत ही अत्यंत गौरवशाली रहा है इतिहास में, जो इतिहास को अमर बनाने का काम करता है। तो ये कनिष्क की प्रमुख उपलब्धियां थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार पहुंचता है और 100% श्योर है ये पूछेगा साथी। दूसरा हो गया, ये कई बार जो है वो 5 मार्क्स के लिए पूछ लेता है और कई बार जो है 15 मार्क्स के लिए पूछ लेता है, इसलिए आपको ये कर लेना। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि गंधार कला और मथुरा कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना हमें। तो चलिए, यानी दोनों के बारे में आपको पढ़ लेना है। तो आंसर देखिए, लिखा है कि कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में भारतीय मूर्तिकला के क्षेत्रों में 2 महान शैलियों का जन्म हुआ था, जिन्हें गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली कहा जाता है, यानी 2 शैली। जहां गंधार कला जो है वो यूनानी तकनीक पर आधारित और विदेशी शैली थी, वहीं जो हमारा मथुरा कला है दोस्तों वो पूरी तरीक़ा से भारतीय यानी स्वदेशी परंपराओं पर आधारित शैली थी। तो ये 2 शैलियाँ था। चलिए, दोनों के बारे में देखेंगे। पहले देखेंगे हम लोग गंधार कला शैली की विशेषता, उसके बाद देखेंगे मथुरा कला। देखिए, लिखा है दोस्तों कि गंधार कला का मुख्य केंद्र भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक पेशवर आ जाता है, रावलपिंडी आ जाता है और अफगानिस्तान वगैरह का क्षेत्र। तो ये सभी जो है गंधार कला क्षेत्र का मुख्य केंद्र था। भौगोलिक स्थिति के कारण इस क्षेत्र पर यूनानियों का प्रभाव था, जिससे इस नई शैली का जन्म हुआ। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी विशेषता है? तो पहला विशेषता हो गया कि विदेशी या फिर यूनानी प्रभाव। गंधार कला को जो है इंडो गिरिक या फिर ग्रेको रोमन कला भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका कारण यह है कि दोस्तों कि इन मूर्तियों को बनाने की तकनीक और कला पूरी तरीक़ा से
यूनानी थी, इसलिए इसे जो है इको इंडो ग्रीक या फिर ग्रेको रोमन भी कहा जाता है। लेकिन मूर्ति का विषय जो है विषय और आत्मा जो है पूरी तरह से भारतीय थी। यानी ये बनाने का तकनीक जो यूनानी था, विदेशी था, लेकिन इसकी जो विषय थी, यानी जो सब्जेक्ट मतलब जिस विषय पर ये मूर्ति बना रहे, तो वो सब जो है पूरी तरीक़ा से भारतीय था, यानी बौद्ध धर्म थी। आगे देखेंगे इसका विशिष्ट निर्माण सामग्री। तो इस कला शैली में मूर्तियों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से नीले धूसर रंग के सिलेक्ट पत्थर का उपयोग किया जाता था। कुषाण कला के अंतिम दिनों में मूर्तियां बनाने के लिए मिट्टी और प्लास्टर का भी प्रयोग होने लगा था। तो ये जो है निर्माण सामग्री थी जो कि हमारा गंधार कला में है। आगे देखेंगे यूनानी देवता जैसे कि बुद्ध वगैरह। तो गंधार कला शैली में निर्मित महात्मा बुद्ध का चेहरा जो है यूनानी देवता अपोलो से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। उनके चेहरे पर मूछें, आंखें में तीखापन और सिर पर लहराते हुए घुंघराले बाल दिखाए गए हैं, जो यूनानी शैली की प्रमुख पहचान है। यानी ये समझिए कि इनकी कला में जो है वो उनके यूनानी के जो देवता अपोलो हैं उनका थोड़ा सा मिलता जुलता रूप दिखाया गया। शारीरिक सुंदरता और यथार्थवाद देखें तो इस शैली के कलाकारों ने बुद्ध की शारीरिक बनावट पर बहुत अधिक ध्यान दिया है। मूर्तियों में उनकी हड्डियों के ढांचे, उभरी हुई नसें और मजबूत मांसपेशियों को बेहद बारीकी और सजीवता से उकेरने का काम किया, यानी बहुत ही अच्छे ढंग से बनाने का काम किया है। चलिए अगला देखेंगे कि रोमन वस्त्र और सिलावटें। गंधार कला की मूर्तियों में महात्मा बुद्ध को रोमन स्टाइल का लंबा और पारदर्शी वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। यानी इस शैली की जो मूर्ति है महात्मा बुद्ध की मूर्ति, उसमें जो है रोमन स्टाइल का लंबा और पारदर्शी यानी इधर से उधर दिखने वाला वैसा वस्त्र टोंगा पहने हुए दिखाया गया है। इन कपड़ों की सिलावटें और लहरें इतनी साफ दिखाई देती है कि मूर्ति कला अत्यंत यथार्थवादी लगने लगती है। ठीक है, यानी रियल लगने लगती है। चलिए आगे देखेंगे कि गंभीर और ध्यानमग्न मुद्राएं। इस शैली की अधिकांश मूर्ति अत्यंत शांत, गंभीर और वैराग्यपूर्ण और ध्यान की गहरी अवस्था में दिखाई देती है। यहाँ बुद्ध को एक कठोर तपस्वी के रूप में अधिक प्रस्तुत किया गया है गंधार शैली में। दोस्तों आगे देखेंगे कि केवल बुद्ध धर्म की तक ही ये सीमित रहा, यानी जो गंधार कला शैली है वो सिर्फ बौद्ध धर्म तक ही सीमित रहा। गंधार कला पूरी तरीक़ा से केवल बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना, जैसे कि उनका जन्म हो गया, ग्रह त्याग हो गया, ज्ञान प्राप्ति हो गया, महापरिनिर्वाण हो गया, यहीं तक जो है इसका लिमिट था, यहीं तक वो सीमित रहा। इसमें अन्य धर्मों की मूर्तियां नहीं मिलती है। तो ये हमारा गंधार कला शैली की विशेषताएं हैं। चलिए आगे देखेंगे कि मथुरा कला शैली की विशेषताओं के बारे में। तो देखिए लिखा है दोस्तों कि मथुरा कला शैली का विकास उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर और उनके आसपास के क्षेत्रों में हुआ, इसलिए इसका नाम मथुरा कला शैली भी रखा गया। यह कला जो है वो दोस्तों वो गंधार कला के समांतर ही विकसित हुई, लेकिन इनकी अपनी अलग ही पहचान थी, यानी इसका एक अलग ही पहचान था। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, चलिए देखते हैं। तो पहला हो गया, ये पूरी तरीक़ा से स्वदेशी और भारतीय कला थी। मथुरा कला शैली पर किसी भी विदेशी संस्कृति या फिर यूनानी तकनीक का प्रभाव नहीं था। यह पूरी तरीक़ा से शुद्ध भारतीय कला परंपराओं, लोक संस्कृत जैसे कि प्राचीन छगिनी की मूर्तियाँ, यानी यज्ञिनी की मूर्तियाँ और धार्मिक दर्शन पर आधारित ये पूरी तरीक़ा से जो है स्वदेशी था। चलिए अगला देखेंगे कि किन मिट्टियों का प्रयोग किया जाता था। तो देखिए लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग। इस शैली के कलाकारों ने मूर्तियों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से रूपबास और सिकरी से मिलने वाली चिंतीदार बलुआ, लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया। यह पत्थर जो है इस शैली की सबसे बड़ी भौतिक पहचान थी। अगला देखिए धार्मिक विविधता और सहीनता। जहाँ गंधार कला सिर्फ बौद्ध धर्म तक ही लिमिट था, वहीं जो हमारा मथुरा कला था दोस्तों वो धार्मिक उदारता दिखाती है। यहाँ बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म, यानी जैन धर्म के जो तीर्थकार वगैरह हैं उनकी मूर्तियाँ और
हिंदू धर्म के जो देवी देवता जैसे कि शिव, विष्णु, सूर्य, कुबेर, कार्तिकेय और दुर्गा वगैरह की भव्य मूर्तियों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर किया गया है। तो ये अंतर था। ये देखिए वो जो है सिर्फ बौद्ध धर्म तक लिमिट था। इसमें जो है एक से अधिक धर्मों के मूर्ति, उनके जो है धार्मिक आस्था वगैरह को दिखाया गया है। आगे देखिए आध्यात्मिकता और आंतरिक तेज। मथुरा कला में शारीरिक बनावट की जगह चेहरे के भावों पर अधिक ध्यान दिया गया है। जहां बौद्ध के चेहरे पर मांसपेशियों का तनाव नहीं बल्कि आंतरिक सुख, गहरी शांति, धार्मिक तेज और एक सौभाग्य यानी सौभ्य मुस्कान दिखाई देती है। यानी जो गंधार कला था दोस्तों, उसमें जो है पूरी शरीर की जो बनावट थी उसमें हर एक चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है वहाँ जो है शरीर की बनावट की जगह जो है वो चेहरे के भाव पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि वहीं से जो है मतलब आंतरिक तेज, गहरी शांति, धार्मिक तेज वगैरह ये सब जो है दिखाई देती है एक मुस्कान के साथ। तो ये ध्यान दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे कि बौद्ध का भारतीय रूप। इस शैली में बौद्ध के सिर पर यूनानी घुंघराले बाल नहीं बल्कि उनके सिर पर पूरी तरीक़ा से साफ दिखाया गया, यानी मतलब समझ लीजिए टकला दिखाया गया, मुंडन दिखाया गया, मुंडित दिखाया गया, ठीक है। या फिर उसके सिर पर बालों का एक जुट्टा बनाया गया है, या तो पूरा तरीका से टकला टाइप में यानी मुंडित दिखाया गया, या तो एक जट्टा टाइप में दिखाया गया, जुट्टा टाइप में, ठीक है। वह पूरी तरीका से दाढ़ी और मूछ रहित दिखाया गया, यानी ये मूछ और दाढ़ी दिखाया ही नहीं गया। तो ये दोनों में अंतर है। वस्त्रों की सादगी देखा जाए तो मथुरा कला में बौद्ध के वस्त्र बहुत हल्के और शरीर के चिपके हुए दिखाई गए हैं। यहाँ बौद्ध का दाहिना कंधा हमेशा वस्त्र से मुक्त यानी वस्त्र से खुला रहता है, जो भारतीय साधुओं की पारंपरिक वेशभूषा को दर्शाने का काम करता है। चलिए अगला विशेषता देखेंगे, वो है दोस्तों कि भव्य प्रभामंडल। इस शैली की मूर्तियों की एक अनोखी विशेषता बौद्ध के सिर के पीछे बना प्रभामंडल यानी रोशनी का चक्र जैसा है। यह प्रभामंडल आकार में बहुत बड़ा होता है और इस पर कमल के फूल तथा अन्य सुंदर डिजाइनों की बहुत ही बारीक नक्काशी की जाती है, जो बौद्ध के दिव्य रूप को दर्शाने का काम करते हैं। तो ये अंतर है दोनों में। ये देखिए दोनों की विशेषताएं। आगे देखेंगे राजसी मूर्तियां। मथुरा कला केवल देवी देवताओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये जो है कुषाण राजाओं की आदमकद यानी उनकी जो है भव्य मूर्तियां भी बनाई गई। इस शैली में जो है सम्राट कनिष्क की वह प्रसिद्ध सिर विहीन मूर्ति मिली है, जिसमें वे घुटने तक लंबा कोट और भारी बूट पहने हुए एक महाप्रतापी राजा के रूप में खड़े हैं। यानी ये समझिए ये देवी देवताओं की मूर्ति के अलावा भी राजाओं वगैरह के मूर्तियां भी बनाया करती थी, ठीक है, इस शैली के माध्यम से। चलिए निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष, जहां गंधार कला है दोस्तों वो विदेशी कला के प्रभाव से महात्मा बुद्ध की मूर्तियां को सुंदर रूप दिया, वहीं जो मथुरा कला है वो पूरी तरीक़ा से स्वदेशी रहकर भारतीय आध्यात्मिकता को पत्थर में उकेरने का काम किया, यानी उसमें जो है ढालने का काम किया। कुषाण काल में विकसित ये दोनों शैली आज भी भारतीय कला की बहुत ही अमूल्य धरोहर में से एक है। तो ये हमारा गंधार कला और मथुरा कला के बारे में था। कई बार इसके अंतर पूछ लेते हैं, कई बार विशेषता पूछ लेगा, कई बार 5 मार्क्स के लिए, कई बार 15 मार्क्स के लिए। तो जैसा भी पूछे बस आपको अच्छे से पढ़ लेना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? आखिर इस गुप्त काल में था क्या जिसके लिए इसे जो है स्वर्ण युग कहा गया? तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए आंसर लिखा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में जो गुप्त साम्राज्य है यानी गुप्त काल है, उनका साम्राज्य लगभग 4वीं से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी तक चली। चौतरफा विकास का काल माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त दूसरा जिसको विक्रमादित्य जैसे महान राजाओं के कुशल नेतृत्व में भारत में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक चेतना का एक नया शिखर छुआ। कला, साहित्य, विज्ञान, तकनीक और धर्म के क्षेत्र में हुई इस अभूतपूर्व प्रगति के कारण इतिहासकारों ने इसे जो है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या फिर क्लासिक युग कहा गया। यानी सीधे समझिए जितने भी ये गुप्त काल हैं हमारे, उस काल में गुप्त साम्राज्य में
जो भी तरक्की हुई थी, चाहे वो राजनीतिक स्थिरता हो, आर्थिक समृद्धि हो, सांस्कृतिक चेतना हो, इतना कोई भी काल में नहीं हुआ था। इसीलिए इस काल को इतिहासकारों ने जो है वो स्वर्ण युग कहा है या फिर क्लासिक युग कहा है। चलिए आगे देखेंगे कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने के पीछे क्या कारण है। तो देखिए इसमें जो है बहुत सारा कारण है, बहुत सारा उपलब्धि है, महान महान जो राजा वगैरह हुआ करते थे गुप्त काल के, जिसमें पहला हो गया हमारा राजनीतिक एकता और सुदृढ़ प्रशासन, अखंड भारत का निर्माण, मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश के पतन के बाद भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। गुप्त राजा जो कि विशेषकर समुद्रगुप्त ने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक के राज्यों को जीतकर देश में फिर से एक राजनीतिक एकता स्थापित करने का काम किया, यानी अखंड बनाने का, यानी एक बनाने का काम किया। फिर दूसरा हो गया कि कुशल शासन व्यवस्था, गुप्त शासकों ने एक उदार और लोक कल्याणकारी प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। इस काल में साम्राज्य का विकेंद्रीकरण किया गया, यानी सेपरेशन किया गया, साम्राज्य को अलग अलग किया गया, जिसे स्तरीय स्थान पर शासन सुचारू रूप से चला और देश में जो है शांति और सुरक्षा का माहौल बना रहा है। यानी जो शासन व्यवस्था है उसे जो है सेपरेशन किया गया कि आप जो है इस लेवल पर संभालिए, हम जो है राज्य लेवल पर संभालेंगे, यानी इस तरीका से। ठीक है, चलिए आगे दूसरा जो दोस्तों वो है साहित्य का अभूतपूर्व विकास। गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का चरम काल भी माना जाता है। इस काल में राजा खुद विद्वान थे और उन्होंने जो है लेखकों को पूरा संरक्षण दिया, उसे जो है बचाया, उन्हें जो है सपोर्ट किया, जिसमें देखिए नवरत्न और कालिदास। चंद्रगुप्त दूसरे के दरबार में नवरत्न रहते थे, जिनमें महाकवि कालिदास सबसे प्रसिद्ध थे। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम और रघुवंशम जैसे महान ग्रंथों की रचना की है। कालिदास के बारे में आपने पढ़ाई होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महान कवि थे ये। चलिए अन्य प्रसिद्ध कवि में देखा जाए तो विष्णु शर्मा ने इसी काल में संसार प्रसिद्ध कहानी संग्रह जो कि पंचतंत्र लिखा। विशिखा खंदंत ने मुद्रा राक्षस और शूद्रक ने मुख्य कंडिकम जैसी महान कृतियों की रचना की, यानी ये सब भी जो है महान प्रसिद्ध लेखक थे। चलिए धार्मिक ग्रंथ की संकलन देखा जाए तो हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ जिसमें रामायण, महाभारत और पुराणों को अंतिम रूप से इसी काल में जो है संकलित और लिपिबद्ध किया गया था। चलिए आगे देखेंगे तीसरा दोस्तों वो है कि विज्ञान, गणित और ज्योतिषी का स्वर्ण काल या फिर युग। गुप्त काल केवल कला का ही नहीं बल्कि आधुनिक विज्ञान और गणित की नींव रखने का भी काल था, जिसमें आर्यभट्ट का योगदान। प्राचीन भारत के महानतम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट इसी काल के थे। इन्होंने शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में सबसे पहले यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक कारण भी बताने का काम किया। यानी सबसे पहले इन्होंने ही जो है शून्य का, दशमलव का, साथ ही साथ जो है जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूमती है, ये सब चीज़ों को बताने का काम किया था अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय के माध्यम से। दूसरा हो गया दोस्तों वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता लिखकर ज्योतिष विज्ञान को नई ऊंचाई दी। वहीं जो हमारा ब्रह्मगुप्त है उन्होंने इसी काल में गुरुत्वाकर्षण के नियमों की शुरुआती समझ को दुनिया को देने का, यानी शुरुआती समझ दुनिया को देने का काम किया। तो ये सभी जो है महान हमारा रहा था इस स्वर्ण काल में या फिर गुप्त काल में। चलिए आगे देखेंगे कि कला, मूर्तिकला और वास्तुकला का भी प्रगति हुआ था ये हमारा गुप्त कला में। तो इस काल में कला और वास्तुकला की एक नई और शुद्ध भारतीय शैली का जन्म हुआ, जिसमें मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। भारत में पत्थरों से अस्थायी मंदिर की कला इसी काल में शुरू हुई। झांसी का देवगढ़ का दशावतार मंदिर और कानपुर का भीतरगांव का ईंटों का मंदिर इसके बेहतरीन उदाहरण है। यानी इसी काल से जो है मंदिर वगैरह बनना शुरू हुआ था, ठीक है, जो कि पत्थर से जो मंदिर वगैरह, जिसमें से दो उदाहरण देवगढ़ का
10वां अवतार मंदिर और कानपुर का जो है भीतर गांव के ईंटों का मंदिर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि अजंता और बाघ की गुफाएं। अजंता की गुफाओं की प्रसिद्ध चित्रकला जो है मुख्य रूप से गुप्त काल की ही देन है। इसमें रंगों और भावनाओं का सुंदर मिश्रण भी मिलता है हमें। फिर मूर्तिकला का उत्कर्ष सुल्तानगंज से मिली बौद्ध की ढांचे, 7 फीट ऊंचे तांबे की भव्य मूर्ति और सारनाथ की धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा वाली बुद्ध की मूर्ति इस काल की धातु और मूर्तिकला का सर्वेष्ठता को दिखाने का काम करती है। तो ये सभी रीजन था जिसके कारण इसे जो है स्वर्ण युग कहा गया। और भी रीजन है, चलिए इसमें 5वां है दोस्तों कि धातु कर्म और तकनीकी कौशल। मेहरौली का लौह स्तंभ, दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में खड़ा मेहरौली का लौह स्तंभ गुप्तकालीन धातु कर्म का एक चमत्कार है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के इस लोहे के खंभे पर खुले आसमान के नीचे रहने के बाद भी पिछले 1600 साल से अधिक वर्षों से जंग नहीं लगी है। ठीक है, तो ये जो है मुख्य विशेषता है जिसके कारण इसे जो है स्वर्ण युग कहा गया। और भी ये देखिए 6ठा हो गया हमारा धार्मिक पूर्ण जागरण और सहीनता। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, गुप्त काल में सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। गुप्त राजा परम भगवत की उपाधि धारण करते थे और उन्होंने भगवान विष्णु और शिव की उपासना को बढ़ावा भी दिया, यानी इन सभी को बढ़ावा देने का काम किया। धार्मिक संहिता, गुप्त शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे लेकिन वे कट्टर नहीं थे। उनके काल में बौद्ध और जैन धर्म को भी पूरी स्वतंत्रता दी गई। अजंता की गुफाएं और नालंदा जैसे शिक्षण केंद्र इसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं। 7वां जो है हमारा दोस्तों वो है दोस्तों कि आर्थिक समृद्धि और व्यापार। सोने की चिड़िया, गुप्त काल में कृषि, उद्योग और व्यापार की बहुत तेजी से विकास हुआ। भारत का व्यापार सिल्क रूट के माध्यम से रोम, दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन के साथ साथ बहुत मजबूत हुआ। इसीलिए तो इसे जो है भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाती थी, यानी ये बहुत ज़्यादा जो है आर्थिक समृद्धि से ये विकसित हो गया था इस गुप्त काल में। स्वर्णिक स्वर्ण मुद्राएं, इस भारी आर्थिक लाभ के कारण गुप्त राजाओं ने प्राचीन भारत में सबसे अधिक सोने के सिक्के, जिन्हें दीनार कहा जाता था, जारी किए, जो राज्य की संपन्नता का प्रतीक भी था। तो ये सभी रीजन था, ये सभी उपलब्धि थी जिसके कारण जो है गुप्त काल को भारत का जो है स्वर्ण युग माना गया है। थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि गुप्त काल में साहित्य, विज्ञान, कला और व्यापार के क्षेत्र में जो महान बदलाव हुए उसने भारत को दुनिया में सबसे आगे खड़ा कर दिया था। इसी चौतरफा संस्कृति और आर्थिक संपन्नता के कारण, यानी इन्हीं सभी के विकसित होने के कारण इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको टोटल 15 मार्क्स के लिए ये पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों एवं विजयों का वर्णन कीजिए। कई बार ये अलग अलग, कहीं सिर्फ उपलब्धि पूछ ले या फिर विजय, तो हम लोग दोनों देख लिए। तो देखिए आंसर लिखा है दोस्तों कि कुषाण शासक कनिष्क के बाद गुप्त वंश के महान राजा समुद्रगुप्त, जो कि उनका जो शासनकाल लगभग 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक माना जाता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और प्रतापी सम्राटों में से एक था। यानी कनिष्क के बाद जो है गुप्त वंश के महान शासक के रूप में समुद्रगुप्त उभरे थे। वो बहुत ही शक्तिशाली और प्रतापी सम्राटों में से एक थे। वे चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। समुद्रगुप्त एक महान विजेता, कुशल सेनापति, कूटनीतिज्ञ, संगीतकार और कला प्रेमी राजा थे। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने उनकी अदम्य सैन्य कुशलता के कारण उसे जो है भारत का नेपोलियन भी कहा है। देखिए इससे एक क्वेश्चन और भी बनता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। तो ये आपको ये भी सेम आंसर आप लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा बैठा के लिख दीजिएगा, ठीक है। तो जो इतिहासकार हैं B.A. स्मिथ, इन्होंने ही कहा था इन्हें भारत का नेपोलियन, ये भी नाम याद रखिएगा, पूछ ले कि कौन कहा था। तो समुद्रगुप्त की विजयों और उपलब्धियों की प्रमाणिक जानकारी इसके यानी उनके राजकवि हरिशेष द्वारा रचित
प्रशस्ति यानी इलाहाबाद स्तंभ से लेख जो मिलती है उसी में ये लिखा गया है उनके उपलब्धियों के बारे में, उनके विजयों के बारे में। चलिए देखते हैं। तो समुद्रगुप्त के सैन्य विजय। तो समुद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए चारों दिशाओं में विजय अभियान चलाया, जिसे मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में बांटा गया। पहला हो गया आर्यवर्ता, जो कि उत्तर भारत का प्रथम और दूसरा अभियान के रूप में है, जिसमें हमारा आता है दोस्तों पूर्ण विनाश की नीति। समुद्रगुप्त ने भारत यानी उत्तर भारत, जिसको आर्यवर्त बोलते हैं, के राजाओं के खिलाफ प्रसभोधरण यानी पूरी तरीका से उन्मूलन या फिर जड़ से उखाड़ फेंकने की नीति अपनाई, ताकि जो भी उधर के राजा हैं उसे जो है हमेशा के लिए उखाड़ के फेंकना और वहाँ जो है अपना साम्राज्य स्थापित करना। देखिए 9 राजाओं को हराए उन्होंने। 2 अलग अलग अभियानों में 9 यानी उत्तर भारत के 9 शक्तिशाली राजाओं को पूरी तरीका से पराजित कर दिया, जिसमें अच्युत, नागसेन, गणपति नाग, रुद्रदेव, ये सब जो है मुख्य रूप से थे, और भी जो हैं वो थे। इन सभी राजाओं के राज्यों को समुद्रगुप्त ने सीधे गुप्त साम्राज्य में मिला लिया हराने के बाद। फिर दूसरा हो गया दोस्तों दूसरा भाग, जिसमें हमारा देखिए दक्षिणा पथ, ठीक है, यानी दक्षिण भारत का अभियान, जिसमें धर्म विजय की नीति। दक्षिण भारत के अभियान में समुद्रगुप्त ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई, जिसका अर्थ होता है कि शत्रुओं को हराना यानी ग्रहण का मतलब, फिर उसे मुक्त करना यानी मोक्ष देना, फिर उसका राज्य जो है दया करके वापस लौटा देना, यानी पहले हरा लेना, उसके साम्राज्य को कब्जा कर लेना, फिर जो है उसे मोक्ष देना और फिर दया करके उसे अपने राज्य को लौटा देना। तो इस नीति को अपनाया गया। 12 राजाओं पर विजय। समुद्रगुप्त ने विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण के 12 राज्यों के राजाओं को, जैसे कि कांची के विष्णुगोप, कौशल के महेंद्र वगैरह को भी पराजित किया। दक्षिण की दूरी अधिक होने के कारण उन्होंने उन राजाओं को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि उनसे जो है टैक्स वसूला जाएगा, ये नियम लगा के या फिर ये तय करके जो है उसे उसका राज्य वापस कर दिया गया। चलिए अगला तीसरा जो दोस्तों वो है हमारा आटविक यानी जंगली राजाओं की विजय। दासों की तरह व्यवहार। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच के जंगल, जो कि गाजीपुर से लेकर जंबलपुर तक रहने वाली आउटिक या फिर जंगली जातियों को समुद्रगुप्त ने युद्ध में हराकर अपना दास बना लिया, अपना नौकर बना लिया। इससे उत्तर और दक्षिण के बीच का व्यापार मार्ग पूरी तरीका से सुरक्षित हो गया। तो ये चौथा हमारा दोस्तों सीमावर्ती और प्रत्यक्ष राजाओं की विजय। पूर्ण समर्पण। गुप्त साम्राज्य की सीमाओं पर स्थित 5 पूर्वी राज्य, जैसे कि समतट, डावक, कामरूप या फिर असम, नेपाल, और 9 गणराज्य जैसे कि मालव, ये देव, अर्जुन्यायन, ये सब जो हैं बहुत 9 गणराज्यों में से प्रमुख है, ने समुद्रगुप्त के डर से बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। यानी ये जो है 5 पूर्वी राज्य और 9 गणराज्य, ये सब जो है बिना लड़े ही जो है अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया कि हम हार चुके हैं, ये लीजिए हम हार चुके हैं, हम समर्पण कर रहे हैं। उन्होंने गुप्त सम्राट को कर देना और उनकी आज्ञा मानना स्वीकार कर लिया, यानी ठीक है हम आपको टैक्स देंगे, आपकी आज्ञा मानेंगे, तो हम जो है समर्पण कर रहे हैं। तो इस तरीक़ा से उन्होंने जो है पूर्ण समर्पण दे दिया। चलिए आगे हमारा 5वां है दोस्तों कि विदेशी शक्तियों से संबंध। विदेशी राजाओं का झुकना। भारत की सीमाओं के बाहर रहने वाली विदेश शक्तियों जैसे कि कुषाण, शक, मुरंड और सिंहल, जो कि श्रीलंका के राजाओं ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली, यानी वो लोग भी जो है अपना अधीनता स्वीकार कर लिए, आत्मसमर्पण। वे अपनी कन्याओं का विवाह जो है गुप्त राजवंश में करने के लिए तैयार रहते थे। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त की अनुमति से ही बौद्ध गया में एक बौद्ध विहार यानी बौद्ध विहार मठ का बनवाने का काम किया, यानी विदेशी राजाओं को भी इन्होंने झुका दिया था। चलिए ये सब जो है इनके प्रमुख विजयी अभियान था। चलिए आगे देखेंगे इनकी प्रमुख उपलब्धियों के बारे में, जो कि समुद्रगुप्त की अन्य प्रमुख उपलब्धि, जिसमें है दोस्तों अश्वमेध यज्ञ का आयोजन। अपनी चारों दिशाओं की विजय के उपलक्ष्य में
समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का भव्य आयोजन करवाया। इससे सिद्ध हो गया कि वे पूरे भारत के चक्रवर्ती सम्राट हैं। इस अवसर पर उन्होंने अश्वमेध पराक्रम अंकित सोने की विशेष सिक्काएं जारी करने का भी काम किया। दूसरी उपलब्धि में से है दोस्तों, वो है कला और संगीत प्रेमी। समुद्रगुप्त केवल तलवार चलाना ही नहीं जानते थे, बल्कि कला की भी परख थी इनको, ठीक है। उनके द्वारा जारी किए गए कुछ सिक्कों, सोने के सिक्कों पर उन्होंने स्वयं वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उनके संगीत प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्हें जो है कविराज की उपाधि भी दी गई थी। तो ये इनकी उपलब्धियों में है। चलिए आगे है सिक्कों का प्रचलन। समुद्रगुप्त ने कुल 6 अलग अलग प्रकार के अत्यंत सुंदर सिक्का जारी किया था, जैसे कि गरुड़ प्रकार का, धनुधारी प्रकार का, व्यंग निहंता प्रकार का, जो गुप्त काल की आर्थिक समृद्धि को दर्शाने का भी काम करता है। चलिए आगे धार्मिक संहिता देखा जाए तो वो हिंदू धर्म के कट्टर अनुयायी थे और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को अपना राजकीय चिन्ह बनाने का काम किया। इसके बावजूद वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे और उन्होंने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना मंत्री और संरक्षण भी देने का काम किया। तो ये सभी जो है अन्य प्रमुख उपलब्धि थी। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि समुद्रगुप्त एक महान सेनापति और कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने अपनी सैन्य कुशलता से छिन्न भिन्न भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया। एक वीर योद्धा होने के साथ साथ वे संगीत, कला और साहित्य के भी अनूठे संरक्षक थे। इनकी महानता विजयों ने ही आगे चलकर गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग बनाने की नींव भी रखी और साथ ही साथ यही कारण है जिसके कारण जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 5वां भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन करना है हमें। तो देखिए आंसर देखते हैं। तो गुप्त राजवंश के इतिहास में चंद्रगुप्त प्रथम जो है उनका शासनकाल लगभग 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक माना जाता है और इस वंश के वास्तविक संस्थापक भी इन्हें ही माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। इनसे पहले के शासक जो कि श्रीगुप्त और घटोत्कच वगैरह ने केवल महाराज की उपाधि धारण की, जो उनकी सामंतवादी स्थिति को दर्शाती है, परंतु चंद्रगुप्त प्रथम ने गद्दी पर बैठते ही महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा की भव्य उपाधि धारण कर गुप्त साम्राज्य को एक पूर्ण स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित करने का काम किया। चलिए आगे देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में। तो चंद्रगुप्त प्रथम की बहुमुखी उपलब्धियां निम्नलिखित है। पहला हो गया कि गुप्त संवत का प्रवर्तन। ऐतिहासिक तिथि की शुरुआत। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण यानी गद्दी पर बैठने के ऐतिहासिक उपलक्ष्य में 319 से लेकर 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। इतिहास में इसका महत्व क्या रहा? तो देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास की काल गणना और तिथियों को सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए इस संवत को बहुत बड़ा योगदान है। आगे चलकर गुप्त राजवंश के सभी पारवर्ती शासकों और उनके सामंतों ने अपने अभिलेखों में इसी संवत का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये शुरू किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। चलिए दूसरा हो गया हमारा लिच्छवी राजवंश के साथ व्यवहारिक कूटनीति। चंद्रगुप्त प्रथम की सबसे बड़ी राजनीतिक और कूटनीतिक सफलता जो थी वो थी वैशाली के अत्यंत शक्तिशाली और प्रतिष्ठित लक्ष्मी राजा के साथ विवाह संबंध स्थापित करना। कुमार देवी से विवाह। उन्होंने लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। इस विवाह से गुप्त वंश की राजनीतिक प्रतिष्ठा और सामाजिक मान सम्मान रातों रात बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। राजनीतिक और भौगोलिक लाभ। मगध के पड़ोस में स्थित लिच्छवियों के सहयोग से चंद्रगुप्त प्रथम को गंगा घाटी के एक बहुत बड़े उपजाऊ क्षेत्र पर अपनी सत्ता मजबूत करने में भी मदद मिली थी, उन्हीं लोगों की मदद से। फिर हो गया इसका ऐतिहासिक महत्व क्या रहा? तो इस व्यवहारिक संबंध की महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी
यानी उनके पराक्रमी पुत्र समुद्रगुप्त ने अपने अभिलेखों में खुद को बड़े गर्व से लक्ष्मी द्रोहित्र यानी लक्ष्मियों की नाती कहकर पुकारा। ठीक है, तो ये इसका बहुत बड़ा जो है वो महानता थी। चलिए आगे तीसरा दोस्तों वो है साम्राज्य विस्तार और सैन्य सफलताएं। चंद्रगुप्त प्रथम को विरासत में एक बहुत ही छोटा सा राज्य मिला था, परंतु उन्होंने अपनी वीरता और सूझबूझ से उसे एक बहुत बड़ा साम्राज्य के रूप में विस्तार करने का काम किया। पहला हो गया कि प्रांतीय विस्तार। पुराणों और अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने विजय अभियान के माध्यम से मगध, साकेत और प्रयाग जैसे महत्वपूर्ण और आर्थिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य में मिलाने का काम किया। राजनीतिक मजबूती देखा जाए, रणनीति मजबूती, तो उन्होंने गंगा नदी के किनारे के समृद्ध व्यापारिक मार्ग पर अपना अधिकार स्थापित किया। यही उपजाऊ भूभाग और मजबूत आर्थिक आधार आगे चलकर उनके पुत्र समुद्रगुप्त के लिए संपूर्ण भारत पर दिव्य जय प्राप्त करने का मुख्य लॉन्च पैड बना, यानी बहुत ही जो है महत्वपूर्ण रहा ये रणनीति। चलिए आगे चौथा देखेंगे दोस्तों, राजा रानी प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन। मुद्रा इतिहास में क्रांतिकारी प्रयोग। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी संपूर्णता और लक्ष्यों के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को अमर बनाने के लिए विशेष यानी स्पेशल सोने के सिक्के जारी किए। इस सिक्कों के इतिहास में राजा रानी प्रकार, दंपति प्रकार और लक्ष्मी प्रकार के सिक्के कहा जाता है, यानी इसे जो है वो राजा रानी प्रकार की सिक्के कहा जाता है, दंपति प्रकार के सिक्के कहा जाता है या फिर लक्ष्मी प्रकार के सिक्के कहा गया है इसे इतिहास में। चलिए सिक्कों की बनावट और कलात्मकता देखा जाए तो इन सिक्कों के मुख्य भाग पर चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का चित्र बना हुआ है और उनका नाम लिखा गया है। सिक्के के दूसरी तरफ जो है सिंहवाहिनी देवी यानी दुर्गा का चित्र है और लक्ष्मियाँ यानी लक्ष्मी लोग शब्द खुदा हुआ है। ये सिक्के न केवल समुद्रगुप्त यानी गुप्त साम्राज्य की आर्थिक संपन्नता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिद्ध करते हैं कि कुमार देवी का शासन में भी जो है बराबर का अधिकार था। तो ये सिद्ध करने का ये सिक्के काम करती है। चलिए पांचवा देखेंगे, महाराजाधिराज की उपाधि और संप्रभुता की घोषणा, सर्वोच्च सत्ता की स्थापना। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने महाराज की जगह महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इस उपाधि के माध्यम से उन्होंने उत्तर भारत की अन्य समकालीन शक्तियों को भी यह कड़ा संदेश दिया कि वे किसी के सामंत नहीं है, यानी किसी के बराबर नहीं है, बल्कि एक सर्वोच्च और स्वतंत्र सम्राट है, जिससे गुप्त साम्राज्य की राजनीतिक धाक पूरे तरीका से भारत पर जम गई। तो ये सभी जो है हमारे चंद्रगुप्त प्रथम के प्रमुख जो है उपलब्धि थी। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य के वास्तविक निर्माता थे, जिन्होंने व्यवहारिक कूटनीति और सैन्य शक्ति से गुप्त वंश को एक स्वतंत्र पहचान दी। उनके द्वारा शुरू की गई महाधिराज की उपाधि, गुप्त संवत और स्वर्ण मुद्राएं प्राचीन भारत के एक नए गौरवशाली युग की शुरुआत थी, जिसने आगे चलकर गुप्त काल को स्वर्ण युग बनाने का मजबूत आधार भी तैयार करने का काम किया। तो ये हमारा क्वेश्चन था, आपको पूछा जाएगा, आपको लिख देना अच्छे से। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि स्कंदगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो ये भी हम लोग चलिए समझेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आंसर लिखा है कि गुप्त राजवंश के इतिहास में स्कंदगुप्त, जिसका शासनकाल 455 ईस्वी से लेके 467 ईस्वी तक माना जाता है, अंतिम महान और प्रतापी सम्राट थे। यानी ये जो है वो अंतिम महान और प्रतापी सम्राट में से एक थे। कुमार गुप्त प्रथम के पुत्र स्कंदगुप्त का शासनकाल भारी राजनीतिक संकट और विदेशी आक्रमणों से घिरा हुआ था। इसके बावजूद उन्होंने अपनी अद्भुत वीरता और सैन्य कुशलता से न केवल गुप्त साम्राज्य की रक्षा की, बल्कि उसे बिखरने से भी बचाने का काम किया। इनकी सफलताओं की सबसे प्रामाणिक जानकारी उनके भीतरी स्तंभलेख जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश और जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात से ये मिलती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो है सबसे गुप्त वंश के सबसे लास्ट सम्राट थे
और इसके काल में जो है वो बाहर विदेशी आक्रमण, राजनीतिक संकट का बहुत ही बड़ा जो है पहाड़ टूटा था, यानी मुसीबत आई थी। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी वीरता और सैन्य कुशलता से अपने साम्राज्य की रक्षा की और उसे बिखेरने से बचाया। ठीक है, स्कंदगुप्त की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए, स्कंदगुप्त की जो उपलब्धि है वो निम्नलिखित है। पहला हो गया हुर्नों पर ऐतिहासिक विजय, विदेशी आक्रमणों का अंत। स्कंदगुप्त की सबसे बड़ी और युगांतकारी उपलब्धि मध्य एशिया के खूंखार और बर्बर जाति हुर्नों को युद्ध में पूरी तरीका से पराजित करना, ये उनका जो है बहुत ही बड़ी उपलब्धियों में से एक है। भारत की रक्षा, हुर्नों ने जब गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया तो पूरा उत्तर भारत कांप उठा था। स्कंदगुप्त ने अत्यंत वीरता से हुर्नों का सामना किया और उसे जो है हराया, यानी खदेड़ दिया। चलिए, फिर इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या रहा। तो उस समय हुर्नों ने रोमन साम्राज्य को तबाह कर दिया था, लेकिन भारत में स्कंदगुप्त ने उसे ऐसी करारी यानी ऐसा हराया कि अगले लगभग 50 वर्षों तक हुर्नों की भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं हुई। इसी कारण स्कंदगुप्त को भारत का रक्षक कहा जाता है। तो ये इसका जो है महत्व रहा। चलिए, दूसरा है दोस्तों पुण्य मित्रों के विद्रोह का दमन, आंतरिक संकट का अंत। स्कंदगुप्त के गद्दी पर बैठने से ठीक पहले पुण्य मित्र नामक एक शक्तिशाली जाति ने गुप्त साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह के कारण गुप्त वंश की लक्ष्मी, यानी जो गुप्त वंश का जो प्रतिष्ठा है वो डगमगा गई थी और उसका जो है रेपुटेशन वो डगमगा गया था। तो कठिन संघर्ष, भीतरी अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए कई रातों जमीन पर सोकर बिताई। अंततः उन्होंने पुण्य मित्रों को पराजित कर गुप्त साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को, खोई हुई इज्जत को, रेपुटेशन को दोबारा जो है बहाल किया। चलिए, तीसरा है दोस्तों सुदर्शन झील का पुनरुत्थान, जन कल्याणकारी कार्यों में ये आता है। तो स्कंदगुप्त केवल एक वीर सैनिक ही नहीं बल्कि प्रजा का भलाई का ध्यान रखने वाला एक उदार शासक भी थे। बाढ़ से रक्षा देखिए, तो उनके शासनकाल में भारी वर्षा के कारण सौराष्ट्र की ऐतिहासिक सुदर्शन झील का बांध टूट गया था, जिससे किसानों की सामने जो है भूखमरी का संकट भी आ गया था। तो इससे जो है बचाने का काम किया, क्या किया था देखिए, त्वरित निर्माण। स्कंदगुप्त ने बिना देरी किए सौराष्ट्र के प्रांतीय गवर्नर जो कि गोप्ता पर्णदंता और उनके पुत्र चक्रपालित को आदेश देकर राजकोष के पैसे से इन बांध का पुनर्निर्माण करवाया। चक्रपालित ने झील के किनारे एक भव्य विष्णु मंदिर भी बनवाया था, जिसकी जानकारी रूढ़ागढ़ अभिलेख से ये मिलती है। ठीक है, यानी तुरंत जैसे ही बाढ़ टूट गया, उससे जो है भूखमरी का संकट आ गया, तो तुरंत स्कंदगुप्त ने बिना किसी देरी किए राजकोष के पैसे से दोबारा बांध बनवाया, पुनर्निर्माण करवाया, ताकि जो है इन सभी चीज़ों को, भूखमरी वगैरह के संकट को रोका जा सके, बाढ़ को रोका जा सके। चलिए, चौथा देखेंगे मित्रों। तो ये चौथा है कि साम्राज्य की अखंडता बनाए रखना, सीमाओं की सुरक्षा। इतने सारे आतंकी विद्रोहों और विदेशी आक्रमणों के बाद भी स्कंदगुप्त ने अपने पिता से विरासत में मिले विशाल साम्राज्य को सुरक्षित रखने का काम किया। बंगाल से लेकर सौराष्ट्र यानी गुजरात तक पूरा क्षेत्र उनके अधीन बना रहा। पश्चिम में उनके द्वारा नियुक्त गवर्नर चक्रपालित ने सीमाओं को पूरी तरीक़ा से सुरक्षित रखने का काम किया। यानी बहुत सारा आक्रमण के बाद, विद्रोह के बाद भी जो स्कंदगुप्त थे वो अपने गुप्त साम्राज्य को सुरक्षित रखने का, संरक्षित रखने का काम किया। चलिए, पांचवा देखेंगे, वो है सिक्कों का प्रचलन और धार्मिक नीति, जिसमें मुद्रा सुधार। स्कंदगुप्त ने सोने और तांबे के अत्यंत सुंदर सिक्के जारी किए। उनके सिक्कों पर कर्मादित्य की उपाधि अंकित है। यद्यपि हुर्नों के युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था पर थोड़ा दबाव भी आया था, फिर भी उन्होंने सिक्कों की शुद्धता बनाए रखने का प्रयास किया। यानी जब हुर्न वगैरह ये लोग जो है युद्ध वगैरह हुआ था, उसके कारण अर्थव्यवस्था में थोड़ा बहुत दबाव आया था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी सिक्कों की शुद्धता बनाए रखने का प्रयास किया। चलिए आगे, धार्मिक संहिता। वे अपने पूर्वजों की तरह कट्टर वैष्णव यानी भगवान विष्णु के उपासक थे और परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। इसके बावजूद वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे।
उनके काल में जैन तीर्थकार की मूर्तियां भी स्थापित की गई और बौद्ध विराहों को भी दान दिया गया। तो ये धार्मिक उनकी जो है स्वाधीनता थी। चलिए निष्कर्ष थोड़ा देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों, तो स्कंदगुप्त जो है वो गुप्त साम्राज्य के अंतिम रक्षक और महान सेना नायक थे, जिन्होंने हुरने और पुण्य मित्रों को परास्त करके यानी हरा के देश को राजनीतिक बिखराव से बचाने का काम किया। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार उनके प्रजा हितोषी कारण का प्रतिन यानी जन कल्याणकारी कार्य का जो है एक बहुत बड़ा प्रमाण है। संकटों से घिरे होने के बावजूद उन्होंने साम्राज्य का खंडता को बनाए रखा, जो उन्हें इतिहास में एक अमर शासक बनाता है। यानी ये सब प्रॉब्लम के बावजूद उन्होंने जो है अपने साम्राज्य को जो है वो एकजुट करके सुरक्षित करके रखने का काम किया था। चलिए आगे क्वेश्चन 7वां देखेंगे मित्रों कि हर्षवर्धन के विजय अभियानों और उनके साम्राज्य विस्तार का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, चलिए समझेंगे। आंसर लिखा है दोस्तों कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में जो राजनीतिक बिखराव और अराजकता फैली हुई थी उसे समाप्त करने का श्रेय जो है वो वर्धन वंश के सम्राट हर्षवर्धन को जाता है। यानी गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, उसकी समाप्ति हुई, उसके बाद जो है उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा राजनीतिक बिखराव अराजकता वगैरह फैली हुई थी और इसे समाप्त करने का जो श्रेय है वो वर्धन वंश के महान शासक हर्षवर्धन को ही जाता है। इनका जो है शासनकाल जो अगर देखा जाए तो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक माना जाता है। उन्होंने मात्र 16 वर्ष की छोटी सी आयु में थानेश्वर की गद्दी संभालने का काम किया। उस समय उनका राज्य चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। हर्ष ने अपनी अदम्य वीरता, कुशल सेना और कूटनीति के बल पर न केवल अपने दुश्मन का नाश किया बल्कि एक विशाल साम्राज्य की स्थापना भी करने का काम किया था, जो कि सिर्फ 16 की वर्ष की आयु में किया। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित और चीनी यात्री हैंसोंग के विवरणों से उनके विजय अभियानों का प्रामाणिक जानकारी मिलती है। यानी ये गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो हमारा बहुत ज़्यादा राजनीतिक बिखराव अराजकता वगैरह फैली हुई थी उन सभी को समाप्त करने का श्रेय जो है वो महान सम्राट हर्षवर्धन को जाता है। दोस्तों वो जब आप गद्दी संभाली थी थानेश्वर का उस समय वो सिर्फ 16 वर्ष के आयु के थे। उस समय उनका जो राज्य है वो चारों तरफ से जो है दुश्मनों से घिरा हुआ था। हर्ष ने अपनी वीरता के कारण, कुशल सेना और कूटनीति के बल पर न सिर्फ अपने दुश्मन को हराया बल्कि एक विशाल साम्राज्य की स्थापना भी की। और उनका ये सब चीज़ जो है वो बाणभट्ट के द्वारा हर्ष चरित्र लिखा गया या फिर चीनी यात्री हैंसोंग के विवरण में ये सभी चीज़ों का जो है प्रामाणिक जानकारी मिलती है। चलिए आगे देखेंगे कि हर्षवर्धन के प्रमुख विजय अभियान के बारे में। तो हर्षवर्धन ने गद्दी पर बैठते ही प्रतिज्ञा की थी, यानी कसम खाई थी, यानी प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वे अपने शत्रुओं का नाश नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने अपनी विशाल चतुरंगी सेना जिसमें 60,000 हाथी और 1 लाख घुड़सवार शामिल थे, ये सभी सेना के साथ पंच भारत को जीतने के लिए निम्नलिखित सैन्य अभियान भी चलाने का काम किया। चलिए पहला जो है वो है शशांक के विरुद्ध अभियान और कंगोज की मुक्ति, प्रतिशोध और राजनीतिक संकट। बंगाल के गोंद शासक शशांक ने हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी थी। मलावा के राजा देवगुप्त ने हर्ष के जीजा ग्रावर्मन को मार दिया था और उनकी बहन राजश्री को कारागार में डाल दिया था। सामसिक सफलता। हर्ष ने पूर्वी भारत के शक्तिशाली राज्य कामरूप के राजा भास्कर वर्मन के साथ एक मजबूत राजनीतिक संधि की। इस संयुक्त संधि के बल पर उन्होंने शशांक को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, यानी उसे हराया। हर्ष ने विंध्याचल के जंगलों से अपनी बहन राजश्री को सती होने से ठीक पहले ढूंढ निकाला, यानी मतलब उसे जो है ढूंढ के निकाला। इसके बाद उन्होंने थानेश्वर और कंगोज दोनों राज्यों को मिलाकर कंगोज को अपनी एक नई और भव्य राजधानी भी बनाने का काम किया। दूसरा है दोस्तों वो है वल्लभी
के विरुद्ध अभियान यानी गुजरात के विरुद्ध अभियान, पश्चिमी सीमा की सुरक्षा, गुजरात की वल्लभी राज्य उस समय व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही अत्यंत समृद्धि और सामरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। हर्ष ने वहाँ के मैत्रक वंशीय शासक ध्रुवसेन तृतीय पर आक्रमण करके उसे पूरी तरीका से यानी हराने का काम किया, बुरी तरीका से हराया। व्यवहारिक कूटनीति अपनाई। हर्ष ने यहाँ एक महान दूरदर्शी राजनीतिक का परिचय दिया। उन्होंने ध्रुवसेना का राज्य हड़पने के बजाय उसे वापस लौटा दिया और अपनी पुत्री का विवाह उससे करा दिया। इस व्यवहारिक संबंध से हर्ष की पश्चिमी सीमा पूरी तरीका से सुरक्षित हो गई और ध्रुवसेना ने जीवन भर हर्ष के एक वफादार सामंत के रूप में काम करने का भी काम किया। तो ये व्यवहारिक कूटनीति के माध्यम से भी जो है पश्चिमी सीमा को पूरी तरीके से सुरक्षित करने का काम भी हर्षवर्धन ने किया था। देखिए आगे अगला दोस्तों वो है चालुक्य शासक पुलकेशिन तृतीय से युद्ध, जो कि नर्मदा का युद्ध कहा जाता है इसे। तो हर्ष का एकमात्र पराजय। उत्तर भारत की पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के बाद हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत यानी दक्कन की ओर कदम बढ़ाए, परंतु दक्षिण में उस समय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय शासन कर रहा था, तो उसी से जो है ये हार गया। तो देखिए ऐतिहासिक टकराव लगभग 630 से 634 ईस्वी के बीच नर्मदा नदी के तट पर दोनों महाशक्तियों के बीच एक ऐतिहासिक और भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की सुदृढ़ पहाड़ी सेना के सामने हर्ष की सेना टिक नहीं सकी यानी हार गई और हर्षवर्धन की पराजय हुई। इस युद्ध की पुष्टि पुलकेशिन तृतीय के ऐहोल अभिलेख और चीनी साधियों से होती है, यानी इन सभी का प्रमाण जो है हमें ऐहोल अभिलेख और चीनी साधियों से मिलता है। इस पराजय के बाद नर्मदा नदी दोनों साम्राज्यों की अस्थायी सीमा बन गई और हर्ष का दक्षिण विजय का सपना भी टूट गया, यानी यहाँ से जो है उनका सपना भी टूट गया कि अब दक्षिण पर विजय पाना मुश्किल है। ठीक है, फिर अगला देखिए सिंध और उत्तर पश्चिम का अभियान, सीमांत क्षेत्रों पर विजय। तो बाण भट्ट के हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष ने सिंध क्षेत्र पर आक्रमण कर वहां के शासक को पराजित किया और उससे जो है टैक्स देने के लिए विवश भी किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कश्मीर और गंधार के क्षेत्रों पर भी अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित किया। हर्ष ने कश्मीर के शासक से महात्मा बुद्ध की एक पवित्र दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया और उसे कनगौज में एक विशाल स्तूप बनवाकर स्थापित करवाने का काम किया। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, वो है पूर्वी भारत यानी मगध, उड़ीसा और कौंदोग का विजय। शशांक की मृत्यु के बाद विस्तार। गौड़ नरेश शशांक की मृत्यु के बाद हर्ष ने पूर्वी भारत में एक बड़ा अभियान चलाया। 641 ईस्वी के आसपास उन्होंने मगध को पूरी तरीका से जीतकर अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण यानी अपने डायरेक्ट उसे जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया और मगध राज्य की उपाधि धारण की। इसके बाद उन्होंने उड़ीसा और कौंगोद, जो कि आधुनिक उड़ीसा का कंजम जिला पर आक्रमण करके उसे भी अपने राज्य का हिस्सा बनाने का काम किया था। ये सब जो है दोस्तों विजय अभियान देखा जाए हर्षवर्धन का। चलिए आगे देखेंगे हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार के बारे में। तो देखिए अपने 41 वर्षों के लगातार शासनकाल और अथक सैन्य अभियानों के बल पर हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में एक सुदृढ़, अखंड और विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उनके साम्राज्य विस्तार को दो भागों में हम लोग देखिए समझेंगे। पहला हो गया डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष नियंत्रित साम्राज्य। हर्ष का सीधा शासन उत्तर में हिमालय की तराई, जो कि ये नेपाल की सीमा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक फैला हुआ था। पूर्व में यह ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र यानी गुजरात और पंजाब के मैदानों तक ये फैला हुआ था। इस क्षेत्र में हर्षवर्धन का कानून सीधे तौर पर लागू होता था, यानी डायरेक्ट जो है कंट्रोल रहता था इन सभी इलाकों पर। दूसरा हो गया अप्रत्यक्ष या फिर प्रभाव क्षेत्र। इस प्रत्यक्ष साम्राज्य के बाहर भी कई ऐसे राज्य थे जो पूरी तरीका से स्वतंत्र थे, लेकिन वे हर्ष के
संप्रभुता को स्वीकार करते थे। उन्होंने नियमित वार्षिक कर भी भेजते थे और हर्ष की धार्मिक सभाओं में उपस्थित भी हुआ करते थे। इनमें कामरूप के राजा भास्कर वर्मन थे, वल्लभी के राजा ध्रुवसेन द्वितीय थे, जालंधर, नेपाल और कश्मीर के शासक ये सब जो थे वो थे। ठीक है, इस प्रकार संपूर्ण उत्तर भारत पर हर्षवर्धन का राजनीतिक वर्चस्व भी स्थापित था। चलिए निष्कर्ष थोड़ा देख लेते हैं मित्रों। निष्कर्ष लिखा है कि हर्षवर्धन जो है वो प्राचीन भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राट थे, जिन्होंने अपनी ताकत तलवार के बल पर उत्तर भारत को राजनीतिक स्थिरता और एकता प्रदान की। यद्यपि नर्मदा के युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने उनके दक्षिण विजय के सपने को रोक दिया, यानी फिर खत्म कर दिया, फिर भी उत्तर भारत में उनका साम्राज्य जो है बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित और अक्षुण्ण रहा। एक महान विजेता होने के साथ साथ उन्होंने कंगोज को ज्ञान और संस्कृति का मुख्य केंद्र भी बनाया, जो उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक दूरदर्शिता का भी सबसे बड़ा प्रमाण है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा कि चोल शासकों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करना हमें। तो चोल शासक का राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धि, तो देखिए आंसर लिखा है कि दक्षिण भारत के इतिहास में चोल राजवंश जो कि 9वीं से लेके 12वीं शताब्दी ईस्वी तक ये इनका शासनकाल माना जाता है। इनका जो शासनकाल है उसका साम्राज्य विस्तार, प्रशासनिक कुशलता और सांस्कृतिक चेतना का स्वर्ण युग माना जाता है। विजयालय द्वारा स्थापित इस वंश को राजा राम प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम जैसे महान शासकों ने भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में से एक बना दिया। चोल शासकों की उपलब्धियां जो है दोस्तों वो केवल युद्ध जीतने तक लिमिट नहीं थी, बल्कि उन्होंने स्थानीय स्वशासन, भव्य मंदिर वास्तुकला और समुद्री व्यापार के क्षेत्र में युगांतकारी काम भी किया। यानी ये समझिए कि दक्षिण भारत के इतिहास में जो चोल राजवंश था वो 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इनका शासनकाल जो है बहुत ही साम्राज्य विस्तार, प्रशासनिक कुशलता और सांस्कृतिक चेतना का एक स्वर्ण युग माना जाता है दोस्तों। उन्होंने जो है इसमें जो है इस वंश के राजा राम प्रथम और उनका पुत्र राजेंद्र चोल जो है जैसे महान शासकों ने जो है भारत को शक्तिशाली साम्राज्य बनाने का काम किया। चलिए आगे देखेंगे चोल शासकों की राजनीतिक उपलब्धि, फिर सांस्कृतिक उपलब्धि देखेंगे। तो चोल शासकों की राजनीतिक और सैन्य सफलता निम्नलिखित है। पहला हो गया कि विशाल साम्राज्य का निर्माण। राजा राम प्रथम ने चोर, पांड्य और चालुक्य राजाओं को हराकर पूरे दक्षिण भारत पर चोल संप्रभुता स्थापित की। उन्होंने श्रीलंका के उत्तरी हिस्से पर भी विजय प्राप्त करने का काम किया। फिर हो गया कि गंगा घाटी का अभियान, जो कि राजेंद्र चोल के द्वारा ये किया गया था। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने उत्तर भारत में एक विशाल सैन्य अभियान चलाया। उन्होंने बंगाल के पाल शासक माहीपाल को पराजित किया। इस ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने गंगे कोंड चोल यानी गंगा को जीतने वाला चोल की उपाधि धारण की और गंगे कोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी भी बसाने का काम किया था राजेंद्र चोल द्वारा। चलिए आगे देखेंगे कि विश्व परिषद, नौसेना और विदेशी विजय। चोल शासकों के पास उस समय की दुनिया की सबसे आधुनिक और शक्तिशाली नौसेना थी, यानी नेवी थी। ठीक है, राजेंद्र चोल ने अपनी नौसेना के बल पर बंगाल की खाड़ी पर पूरी तरीका से नियंत्रण स्थापित किया, जिसके कारण इतिहासकारों ने बंगाल की खाड़ी को चोलों का झील भी कहा है। उन्होंने मलय पर्याद्वीप जो कि मलेशिया, सुमात्रा, जावा और श्री विजय साम्राज्य को जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक धाक भी जमाने का काम किया था राजेंद्र चोल के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे अद्वितीय स्थानीय स्वशासन। तो चोल प्रशासन की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि उनकी ग्रामीण स्वायत्तता थी। प्रांत के उत्तर मेधुर अभिलेख से पता चलता है कि चोल काल में ग्राम सभा जो कि ऊर और सभा वगैरह का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से यानी लॉटरी तरीके से हुआ करता था। गांवों को अपने आंतरिक मामलों में पूरी तरीका से स्वतंत्रता थी, जो आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का भी आधार है। तो ये सभी जो है हमारा राजनीतिक उपलब्धि है। चलिए आगे देखेंगे कि चोल शासकों की सांस्कृतिक उपलब्धि के बारे में दोस्तों।
तो चोल राजाओं का काल जो है वो कला, साहित्य और स्थापत्य कला के का युग था, जिसमें पहला हो गया देखिए द्रविड़ स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। चोल शासकों ने मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। राजा राम प्रथम द्वारा तंजौर में बनवाया गया बृहदीश्वर मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस मंदिर की विशाल विमान यानी विशाल शिखर जो है और स्थापत्य कला का कौशल आज भी दुनिया को आश्चर्यचकित कर देता है। इसके अलावा गंगोकोड चोलपुरम का मंदिर भी अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखेंगे, दूसरा वो है दोस्तों कि चोल मूर्तिकला और नटराज की कांस्य प्रतिमा। चोल काल में मूर्ति कला का अद्भुत विकास हुआ। इस काल की सबसे बड़ी देन नटराज की कांस्य मूर्ति यानी भगवान शिव के तांडव नृत्य करने वाली ये कांस्य मूर्तियां हैं। लुप्त मोम पद्धति से बनी चोल काल की ये कांस्य मूर्ति आज भी विश्व की महानतम कलाकृतियों में गिनी जाती है। साहित्य का भी विकास देखिए तो चोल शासक शिक्षा और साहित्य के महान संरक्षक थे। उनके काल में तमिल साहित्य का व्यापक विकास हुआ। महाकवि कंबन ने इस काल में कंब रामायण यानी तमिल रामायण की रचना की, जिसे तमिल साहित्य का रत्न भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त जय गंदोर ने कलिंग तुपरिनी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिखने का काम किया था। चलिए अगला, समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक प्रसार। तो शक्तिशाली नौसेना और राजनीतिक स्थिरता के कारण चोल काल में चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया और अरब देशों के साथ व्यापार जो है वो बना रहा। व्यापार के साथ साथ चोलों ने भारतीय संस्कृति, धर्म और कला वगैरह का भी प्रसार जो है मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया और थाईलैंड जैसे देशों में किया, जिसका प्रभाव आज भी वहाँ देखने को मिलता है। तो ये इनका जो है चोलों का राजनीतिक और सांस्कृतिक जो है उपलब्धि के बारे में था। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि चोल राजवंश का शासनकाल सैन्य विजय और सांस्कृतिक चेतना के एक अद्भुत समन्वय था, जहां एक और उन्होंने अपनी मजबूत नौसेना और गंगा अभियान से साम्राज्य का राजनीतिक विस्तार किया, वहीं दूसरी ओर उत्तर मेऊर की ग्राम शासन व्यवस्था, तंजौर का भव्य मंदिर और नटराज का कांस्य मूर्तिकला मूर्तियां देकर भारतीय इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली इनका इतिहास रहा है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि पल्लवों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है कि कृष्णा नदी की घाटी से लेकर कावेरी नदी तक फैले साम्राज्य पर शासन करने वाले पल्लव शासक दक्षिण भारतीय इतिहास के प्रमुख स्तंभ हैं। उन्होंने अपनी राजधानी कांची या फिर कांचीपुरम को राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र भी बनाया। पल्लवों की उपलब्धियां केवल युद्ध मैदान तक लिमिट नहीं है, बल्कि उन्होंने दक्षिण भारत की प्रसिद्ध द्रविड़ मंदिर वास्तुकला का भी ठोस नींव रखा था। यानी कृष्णा, चलिए समझेंगे दोस्तों, लिखा है कि जो कृष्णा नदी की घाटी से लेकर कावेरी नदी तक फैला ये साम्राज्य पर शासन करने वाला जो पल्लव है वो भारतीय इतिहास के एक प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने अपनी राजधानी कांचीपुरम में अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र जो है कांचीपुरम को बनाया था। ठीक है, उन्होंने सिर्फ युद्ध वगैरह नहीं जीते, बल्कि उनका जो है वो सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियां भी बहुत सारा है। चलिए देखते हैं। पल्लव शासक की राजनीतिक उपलब्धि देखेंगे तो पल्लव शासकों की राजनीतिक और सैन्य सफलताओं को निम्नलिखित तरीके से हम लोग समझेंगे, निम्नलिखित पॉइंट के माध्यम से। पहला हो गया कि साम्राज्य की सुदृढ़ स्थापना। सिंह विष्णु, पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु ने चोल, पांड्य और चेर राजाओं को युद्ध में पराजित करके वल्लभ साम्राज्य यानी पल्लव साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार कावेरी नदी तक करने का काम किया और अवनी सिंह की उपाधि धारण भी की थी। किसने? सिंह विष्णु ने। चलिए आगे देखेंगे। चालुक्य पल्लव संघर्ष। पल्लवों का इतिहास बादामी के चालुक्य शासकों के साथ लगातार संघर्ष कर रहा है। पल्लव सम्राट महेंद्र वर्मन प्रथम को चालुक्य राजा पुलकेशिन
तृतीय ने पराजित किया, जिसका बदला उनके पुत्र ने लिया था। ठीक है, फिर आगे हो गया बादामी पर विजय, नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन तृतीय को एक भीषण युद्ध में पराजित करके मार भी डाला और उनकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। इस महान विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने वातापीकोड यानी वातापी बादामी के जीतने वाला ये उपाधि और महामल्ल की उपाधि भी धारण की। किसने? नरसिंह वर्मन ने। चलिए आगे देखेंगे। सुदृढ़ नौसेना और विदेशी संबंध। पल्लव शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, यानी शक्तिशाली नेवी थी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने श्रीलंका के राजकुमार मानवर्मा की सहायता के लिए 2 बार लंका में नौसैनिक अभियान भेजा और उसे वहां का राजा भी बनाया। महाबलीपुरम उस समय का एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय बंदरगाह था, जहां से चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार भी हुआ करता था। तो ये सभी जो है पल्लव शासकों के पास था। ठीक है, मतलब बहुत ही शक्तिशाली नौसेना थी। चलिए इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में देखेंगे। राजनीतिक हमने देख लिया, तो सांस्कृतिक रूप से पल्लव काल दक्षिण भारत के इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि इसी समय शुरू हुई कला और मंदिर बनाने की शैली को देखकर आगे चलकर चोल राजाओं ने अपने भव्य मंदिर भी बनाने का काम किया था, जिसमें देखिए द्रविड़ मंदिर वास्तुकला का जन्म। भारत में द्रविड़ शैली की मंदिरों की शुरुआत जो है वो पल्लव काल में ही हुई थी। पल्लव वास्तुकला का विकास को 4 चरणों में 4 शैलियों में है। पहला हो गया महेंद्र शैली, इसके अंतर्गत पहाड़ों को काटकर गुफा मंदिर वगैरह बनाए गए। दूसरा हो गया मामल्ल शैली, यानी नरसिंह वर्मन के द्वारा। इस शैली में महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर बनाए गए, जिसे एकास्मक मंदिर कहा जाता है, यानी एक ही विशाल पत्थर को काटकर बनाया गया मंदिर, इसलिए इसे एकास्मक मंदिर भी कहा जाता है। फिर हो गया राजसिंह शैली दोस्तों, तो इस शैली में पत्थरों को जोड़कर स्वतंत्र मंदिर बनाना शुरू हुआ, जैसे महाबलीपुरम को तटीय मंदिर और कांची का कैलाशनाथ मंदिर। फिर हो गया नंदीवर्मन शैली, इसके तहत छोटे और सजावटी मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे कि कांची का वैकुंठ पेरुमल मंदिर वगैरह। तो ये सभी 4 शैली थी, ठीक है, जो कि पल्लव शासकों के द्वारा। आगे देखेंगे मूर्तिकला का चरमोत्कर्ष। महाबलीपुरम में पत्थरों पर उकेरी गई गंगा अवतरण की विशाल कलाकृति पल्लव मूर्तिकला का एक अद्भुत चमत्कार है। इसमें भागीरथ की तपस्या और गंगा की धरती पर आने का दृश्य को सैकड़ों जानवरों और देवताओं के साथ सजीव रूप में दिखाने का काम किया गया है। चलिए आगे देखेंगे साहित्य और शिक्षा का केंद्र। पल्लवों की राजधानी कंची, यानी कांची या फिर कांचीपुरम आप समझ सकते हैं, उस समय पूरे दक्षिण भारत का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, यानी विश्वविद्यालय वगैरह घटिका वगैरह वहां थी। पल्लव शासक खुद विद्वान थे। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मंत्रविलास प्रहन नामक एक प्रसिद्ध हास्य नाटक भी लिखा था। महान संस्कृत लेखक डंडीन पल्लव राजदरबार के राजकवि थे। चीनी यात्री हैंसोंग ने भी कांची की शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही इसकी जो है प्रशंसा की है, यानी कांचीपुरम की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका जो है प्रशंसा करने का काम जो है चीनी यात्री हैंसोंग ने किया था। फिर है धार्मिक पुण्य जागरण, यानी भक्ति आंदोलन वगैरह। तो पल्लव काल में ही दक्षिण भारत में नयनार यानी शिव भक्त और अलवार यानी विष्णु भक्त संतों के माध्यम से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। पल्लव राजाओं ने जैन और बौद्ध धर्म के स्थान पर सनातन धर्म को राज्य संरक्षण दिया, जिससे वैदिक संस्कृति का पुनरुत्थान भी हुआ। तो ये था दोस्तों पल्लव की सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि पल्लव राजवंश का शासनकाल राजनीतिक वीरता और कलात्मक विकास का एक सुंदर उदाहरण था, जहां एक और उन्होंने चालुक्य को हराकर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का काम किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने महाबलीपुरम के रथ मंदिर और कांची के भव्य मंदिर बनाकर दक्षिण भारतीय कला की एक ऐसी मजबूती नींव रखी
जिस पर आगे चलकर चोर राजाओं ने अपने विशाल मंदिर खड़े करने का काम किया। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन हमारा, और आपका जो है साथ ही साथ माइनर हिस्ट्री का सिर्फ 9 ही प्रश्न आपके द्वारा हमारे द्वारा दिया गया है, और ये 9 प्रश्न में से आपको जो है एग्जाम में 4 प्रश्न अटेंड करना है, और 100% श्योर है इसी में से 4 आपका मैच कर जाएगा, बस आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। और चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।